नमस्कार, इस वक्त 11 बज चुके हैं और मैं हूं जया सिन्हा, हाजिर हूं इस वक्त की सुर्खियां लेकर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में आज ऐतिहासिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। लगातार 10 घंटे चलेगा विशेष सत्र। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा से पहले एनडीए ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक। कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से चर्चा में होंगे शामिल। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट लेट या कैंसल। संकट में भारतीय रेलवे ने आज देश भर में चलाई 22 स्पेशल ट्रेन। सरकार की स्थिति पर पूरी नजर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। राज्य सचिवालय पर बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित राशि रोकने का आरोप। चुनाव आयोग ने हाल ही में डबल किया है भत्ता। और फिर टला लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने का आदेश। अब 10 दिसंबर को लालू यादव समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली की अदालत देगी फैसला। और आइए सीधे रुक करते हैं एग्रीकल्चर टेक समिट, जहां पर शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसको गाने में? वो धरती जिसको हमने जन्म लिया, जिसमें बहने वाली नदियों का निर्मल शीतल नीर पिया, जिसमें पैदा हुआ अन्न, जिसकी गोद में पैदा हुआ, कोख में पैदा हुआ अन्न हमारी रगों में रक्त बनकर दौड़ता है और हमें जीवन देता है। उस भारत मां की वंदना में आपत्ति क्या है? और मैं तो अब निवेदन करूंगा कि अब जब भी कभी कार्यक्रम हो आपका, वंदे मातरम पहले जरूर मित्रों, अग्रवाल साहब सही कह रहे थे, किसान के बिना हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, किसान उसके प्राण है। बिना खेती की दुनिया भी नहीं चल सकती। इसलिए मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है कृषि। आज मेरे पास विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूं, मैंने पहली बार भी कहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में इसलिए नहीं आता कि शोभा की वस्तु बनूं। एक मंत्री आ गया तो जरा कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। मैं इसलिए आया हूं कि यहां किसी से जुड़े हुए लगभग सभी पक्ष उपस्थित है और हम लोग विचार करें। अकेली सरकार सोचे और योजनाएं बनाए तो परफेक्ट नहीं होता। कई बार केवल हमारे अफसर जो अधिकांश समय फाइलों में उलझे रहते हैं। मैंने तो वैज्ञानिकों से भी कहा कि लैब में बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक लैब का ज्ञान लैंड में किसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक भला नहीं होगा। और जब हमने बीच में अभियान शुरू किया लैब टू लैंड, वैज्ञानिक किसानों के बीच जाए, उनसे चर्चा करें, जो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, वो किसानों तक पहुंचाए और किसान की जरूरत क्या वो समझे। कई बार रिसर्च उन विषयों पर होता था जिनको खेती की आज जरूरत ही नहीं है। पेपर लिखने के लिए रिसर्च, ऐसी रिसर्च हमारे क्या काम? आज जरूरत किसानों को जिन विषयों पर रिसर्च की उस पर रिसर्च करो। उसके बाद हमने तय किया 1 टीम 1 टास्क, लोगों को दें टास्क के, इस पर रिसर्च करो। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा व्यवहारिक वैज्ञानिक कोई है तो किसान है। जब हम गए तो आश्चर्यचकित रह गए, कई इनोवेशन उसने किए। लीची की सेल्फ
लाइफ बढ़ाने के लिए बिहार के किसानों ने ग्लूकोज का लेप लगाना शुरू किया ऊपर और कहा कि हमने जुगाड़ से सेल्फ लाइफ बढ़ाई। अब आप इसको परफेक्ट करवाओ वैज्ञानिकों से। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयोग, लगभग 300 प्रयोग किसानों ने किए। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि इसको पूर्णता प्रदान करें, परफेक्ट करें, और 500 जरूरतें उनकी थी जिसकी वो मांग कर रहे थे। अब कॉटन में पिंक बालबॉट वाली बीमारी आ गई, गुलाबी सुंडी। अब किसानों ने कहा कि इसका उपाय ढूंढे बैठे। गन्ने में लाल सड़ंग, उत्तर प्रदेश का पूरा गन्ना खराब हो, उसको कैसे रोकें, इस पर रिसर्च करो भाई। ऐसे लगभग उनने 500 विषय बताए कि इस पर रिसर्च होना है, और हमने उसके आधार पर रिसर्च की दिशा तय करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं, कृषि के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो रही है। इस साल के आंकड़े आपने पढ़े होंगे, 2014 से लेके अब तक खाद्यान्न का उत्पादन फूड ग्रेन का 44% बढ़ चुका है। और यह बावजूद विपरीत मौसम के, क्लाइमेट चेंज के जो खतरे हैं, धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बावजूद उसके क्लाइमेट रिजिलेंट सीड जो हमने बनाए, लगभग 3300 अलग अलग बीजों की किस्में विकसित की गई जो जलवायु अनुकूल है। नई कृषि पद्धतियां लगातार, मैकेनाइजेशन का काम। अब वो सारी चीजें अगर मैं बांटता हूं तो 6 हिस्सों में बढ़ती है। उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए अच्छे बीज, अच्छा कृषि इनपुट जिसमें खाद भी शामिल है, जिसमें पेस्टिसाइड भी शामिल है, मैकेनाइजेशन, पलड्राफ्ट, मोरड्राफ्ट, कई तरह की योजनाएं, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना। और ये अनुरोध मैं आपसे भी करूंगा, उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन लागत भी बढ़ गई तो किसान को बचेगा क्या? खाद और पेस्टिसाइड डाल डाल के लागत इतनी बढ़ जाती है कि बम्पर उत्पादन के बाद भी किसान को प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमको उत्पादन की लागत घटाने उसके कई उपाय कर रहे हैं। अभी एमएसपी की बात आपने की थी, ठीक दाम देना है, और ठीक दाम देने के लिए केवल एमएसपी नहीं, इस बार हमने तो बागवानी की फसलों पर MIS योजना के अंतर्गत अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा रेट घट गए, गिर गए, तो मॉडल रेट और बिक्री मूल्य का अंतर हम किसान के खाते में डालेंगे। राज्य सरकार अगर चाहे तो आधा राज्य सरकार देगी, आधा केंद्र सरकार देगा, जो अतिरिक्त पैसा मिलेगा। हमने TOT जो टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलें, ये कई जगह बहुत सस्ती बिकती है किसान के खेत में, लेकिन दिल्ली मुंबई जाओ तो इनकी कीमत बहुत होती है। तो हमने ये तय किया कि नेफेड केंद्र सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी अगर इनको लेके आएगी, जहां कम कीमत पर बिक रही, वहां से जहां ज्यादा कीमत पर बिक रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी, भंडारण की व्यवस्था भी करने का काम करेगी। तो एग्री बिजनेस समिट में कृषि मंत्री संबोधित करते हुए कि यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाना है और फोकस ये भी होना चाहिए कि कैसे हमारे किसानों की लागत कम हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद की। तो आज से 2 दिन संसद में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने वाली है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी खबरें।
लोकसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। ये चर्चा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी धारा को नए सिरे से समझने का अवसर माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री चर्चा के समापन का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास होगा। लोकसभा में यह विमर्श लगातार 10 घंटे चलेगा, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 8 सांसद भी अपने विचार रखेंगे। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जिसमें संसद में गूंजेगा वंदे मातरम। आज लोकसभा, फिर कल राज्यसभा। वंदे मातरम पर कल उच्च सदन में विस्तृत चर्चा होगी। उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में भी ये चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक बहस इस बात को रेखांकित करेगी कि एक ऐसा गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता और संकल्प को निरंतर प्रेरित किया है। कुल मिलाकर आज का दिन संसद के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज आज सदन में गूंजने वाली है। ये पहली बार है कि देश की संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद करेंगे। जनार्दन सिग्रीवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, वंदे भारत पर 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में पहली बार चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है और देश का यह सौभाग्य की बात है कि आज वंदे मातरम पर इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा का शुभारंभ लोकसभा में करेंगे। और चर्चा 10 घंटे तो होगी, लेकिन इसकी चर्चा सिर्फ भारत के 144 करोड़ लोगों के लिए सम्मान नहीं है, यह भारत के कण कण का सम्मान है। यह भारत के उन शहीदों का सम्मान है जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। और इसकी चर्चा यहाँ भारत में होगी, लेकिन दुनिया में भी इसकी चर्चा होगी कि भारत में वंदे मातरम गायन पर जो 150 वर्ष पहले गायन का शुभारंभ किया गया था, आज भारत में चर्चा हो रही है। उसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 37 में तोड़ा भी गया था वंदे मातरम को। नहीं यार, देखिए इस पर बहुत चर्चा नहीं, आज वर्तमान में चर्चा हो रही है, यह सबसे बड़ा महत्व का है। चलिए, ये हमारे साथ थे सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी, जो कह रहे थे कि 150 वर्ष के बाद संसद के अंदर चर्चा होना ये बताता है कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व है और वर्तमान में भी उस महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर कहा कि वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का ये गीत बंगाल की धरती से था, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये भारत की विरासत है। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आज़ादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में विशेष चर्चा पर कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अविस्मरणीय दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के 150वें दिवस पर स्मरणोत्सव पर जो वक्तव्य दिया था कि वंदे मातरम का विभाजन अंततः देश के विभाजन का कारण बना, आज पार्लियामेंट पे उस पर बहस होने वाली है। और मैं ये मानता हूँ कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अविस्मरणीय दिन होगा कि जब एक ऐसे गान पर, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले हर सेनानी के
जीवन में उत्साह को पैदा किया है, उस पर संसद में खुल करके सब लोग चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से आज की चर्चा में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। इससे पहले पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के फैसले का स्वागत किया। स्वागत है और इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर कहा कि वे इसमें हिस्सा लेंगी और बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये राष्ट्रवाद की भावना जगाता है और ये 150 साल पहले हुआ था जब हमारा देश आजाद नहीं था। इस गीत ने सभी को एकजुट किया था। I'm very happy that such a big, it's not only just a song, it creates a lot of patriotism, and it happened 150 years back where people were not even independent. So this song united everybody. So I'm very proud about it. I'm going to talk in the parliament. वंदे मातरम का अर्थ क्या है? तो आइए ये बताते हैं आपको। ये एक संस्कृत शब्द है। इसमें वंदे का मतलब नमन करता हूं और मातरम का अर्थ माता यानी माँ। तो पूरा मतलब हुआ है माँ, मेरा आपको नमन है। ये दो शब्द आजादी के आंदोलन में ऐसी ताकत बने जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एक किया। तो वंदे मातरम 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया। सबसे पहले इसकी रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी। तो कैसे हुई थी वंदे मातरम की उत्पत्ति? 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में इसका प्रकाशन हुआ। पहली बार कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में वंदे मातरम गाया। 7 अगस्त 1905 जब राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का प्रयोग किया गया और मैडम भीकाजी गामा ने बर्लिन में पहली बार भारत के बाहर वंदे मातरम लिखा और तिरंगा झंडा फहराया। 1909 में फांसी पर चढ़ने से पहले मदन लाल ढींगरा के आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। अक्टूबर 1912 गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारे से स्वागत किया गया। तो किस तरह से वंदे मातरम की शुरुआत हुई, कब कब इसका इस्तेमाल हुआ, पूरे इतिहास के विभिन्न पन्नों को टटोलने का आज वक्त आ गया है। 7 नवंबर को जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई ऐसी बातें कहीं जो सुर्खियां बनी। क्या कुछ कहा था पीएम ने? आइए जानते हैं कि पीएम की भावना वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, मंत्र है, ऊर्जा, स्वप्न और पवित्र संकल्प का प्रतीक है। 7 नवंबर को दिए गए प्रधानमंत्री के वक्तव्य में ये अहम बातें थी। उन्होंने कहा कि इसका सामूहिक गायन सीमाओं से परे एक अद्भुत अनुभव है। साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होना ऐतिहासिक अवसर है। आज पीढ़ियों को राष्ट्र के लिए प्रेरित करने वाला ये राष्ट्रगीत है। उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू की रचना हर युग में प्रासंगिक है। स्वतंत्रता संग्राम में गुलामी के खिलाफ संकल्प का घोष इसी गीत के साथ किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके महत्वपूर्ण पद हटाना बड़ा अन्याय था और महत्वपूर्ण पद हटाने का कारण समझना जरूरी है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां,
यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम से मां दुर्गा के कुछ श्लोक हटाने का आरोप कांग्रेस पार्टी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगता रहा है। आइए समझते हैं कि ये विवाद क्या है। जब ये गीत स्वतंत्रता की पहचान बन रहा था, 1908 में मुस्लिम लीग ने इसके विरोध की शुरुआत की। अमृतसर अधिवेशन में सैयद अली इमाम ने कहा कि ये गीत इस्लाम विरोधी है, क्योंकि इसमें मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई है। बाद में खिलाफत आंदोलन के दौरान ये भावना और गहरी होती चली गई। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा क्यों हो रही है, ये भी समझते हैं। वंदे मातरम रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे संसद रूप में औपचारिक रूप से सहेजना बेहद जरूरी हो जाता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय महत्व देने की मंशा यहां पर है सरकार की, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, जो स्वाधीनता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को सामने लाना चाहते हैं, मौजूदा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। गीत की समसामयिक प्रासंगिकता को बताना, समाज में राष्ट्रीय एकता, गौरव और साझा पहचान को रेखांकित करना, युवाओं में राष्ट्र भावना जागृत करना, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और इतिहास का सम्मान करना, इतिहास को एक बार फिर सभी के सामने लाने का प्रयास करना। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे राष्ट्रगीत के निर्माण और उसके महत्व पर।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे देश की पहचान और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे देश की गरिमा और उसकी महानता का उद्घोष तो करता ही है, साथ ही यह हमारे देश की सुंदरता और मां भारती की शक्ति की विशालता का वर्णन भी करता है। दरअसल आनंद मठ में बंकिम बाबू ने संतान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी भारत माता के ऐसे बच्चे जो अपनी माता के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जरिए भारत माता की संतानें अपनी माता के प्रति भक्ति की यही भावना प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः वंदे मातरम संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें वंदे का अर्थ है नमन करता हूं और मातरम का अर्थ है माता या मां को, यानी हे मां मैं आपको नमन करता हूं। इस राष्ट्रगीत में भारत माता की स्तुति की गई है, जो अपने संतानों को पोषण प्रदान करने वाली भी हैं और धर्म की रक्षक भी। मां भारती जितनी विमला यानी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और अधर्म से रहित और कमला यानी धन और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उतनी ही वे अपनी संतानों की रक्षा करने वाली प्रचंड शक्ति भी हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को आंदोलित और प्रकाशित किया। लेकिन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए और मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के केवल एक संक्षिप्त संस्करण को ही पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में लिया गया। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे हिस्से को उसके अर्थ के साथ बताएंगे, जिसे जानकर आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। वंदे मातरम गीत का आरंभ होता है भारत माता की वंदना से, जहां पहला पद है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, यानी हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम जल से समृद्ध हो, फलों और वनों से परिपूर्ण हो और मलय पर्वत से बहने वाली हवा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है। हे मातृभूमि तुम खेतों में फसलों से लहलहा रही हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वहीं वंदे मातरम के दूसरे पद में मां भारती की शक्ति और उसकी महिमा की वंदना की गई है। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम, यानी वो जिसकी रातें चांदनी रोशनी से शोभायमान होती हैं, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित वृक्षों से ढकी हुई है, जो सदैव हंसने वाली और मधुर वाणी वाली है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे हमारी मातृभूमि, हे मां तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत के तीसरे पद में भारत माता को दुश्मन सेना को हराने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर कर वाले, के बोले मां तुमी अबले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें थामी हुई हैं। मां कौन कहता है तुम अबला हो, तुमने बल धारण किया हुआ है, तुम तारने वाली हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मां तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के चौथे पद में भारत माता को ज्ञान और धर्म का स्रोत बताया गया है। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे 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 वंदे मातरम, यानी तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही जीवन का सार हो, तुम ही हमारे शरीरों में प्राण शक्ति हो, हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो
और तुम्हारी प्रतिमा ही हर मंदिर में है। हे मां, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 5वां पद देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो मां दुर्गा के रूप में मातृभूमि की महिमा और रक्षात्मक क्षमता को दर्शाती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम ही 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम ही वाणी और विद्या देने वाली मां सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम। तुम धन धान्य और समृद्धि देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम अतुलनीय हो, तुम जल से समृद्ध फलों से भरपूर हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के आखिरी पद में मातृभूमि की सुंदरता और सौम्यता का वर्णन है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम श्याम वर्ण वाली, अति सरल, दयालु, सदैव हंसने वाली और सुंदर हो। हे पालन पोषण करने वाली मातृभूमि, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे मां, तुम्हें प्रणाम। वस्तुतः बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की बात एक सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में की और उसकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया, जो 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, जबकि यूरोपियन वेस्टफालियन राष्ट्र केवल 400 साल पुराने हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होते हैं। निश्चय ही वंदे मातरम गीत उसी महान सभ्यता प्रधान राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत माता की अभिव्यक्ति है, जिसका हर शब्द, हर पद हमारी मातृभूमि भारत माता की महानता, उसके शौर्य और गौरवमयी संस्कृति का वंदन करता है तथा देश के कोटि कोटि लोगों को मातृभूमि पर शीश झुकाने को प्रेरित करता है और करता रहेगा। और आज संसद में भी गूंज सुनाई देगी वंदे मातरम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की है। एक्स पर पीएम ने लिखा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी भरा एहसास देता है। इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होती है। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित ये कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। पीएम ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित सेगमेंट का विशेष जिक्र किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सुप्रभातम कार्यक्रम में एक विशेष हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये है संस्कृत सुभाषित। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर एक नई चेतना का संचार होता है। पीएम ने सुभाषित का एक वीडियो भी साझा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन न्यूज़ के कार्यक्रम की यहाँ पर सराहना की है और हम सभी का हौसला बढ़ाया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में सामाजिक न्याय विषय पर मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे नैरेटिव गढ़ती है कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीतियां बना रहे हैं उससे सोशल जस्टिस की जो मूल भावना है उसकी पूर्ति होती दिख रही है। फील्ड में सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही है, धरातल पर उतर रही है। SC/ST एट्रोसिटी के तहत कोई अपराध हो गया, अब वो कांग्रेस के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना
और नरेंद्र मोदी जी के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना, यू कैन सी द चेंज in the proceeding of the court and technological upgradation, involvement of the technology. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग सामाजिक न्याय बोलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए। सामाजिक न्याय विपक्ष के लोग बोलते ही रहे, काम नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी की 11 साल की नीतियों के कारण सामाजिक न्याय नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। किसी का कच्चा मकान था, पक्का बन गया, सामाजिक न्याय। किसी के घर में शौचालय नहीं था, शौचालय बन गया, सामाजिक न्याय। किसी के घर में लाइट नहीं थी, किसी गांव में ही लाइट नहीं थी, 18,000 गांव थे ऐसे जहां गांव में लाइट नहीं, तो लोग कहते थे इस गांव में लाइट, इस गांव में लाइट नहीं, ये असमानता थी, ये सामाजिक न्याय। बहुत सी नीतियों के कारण सामाजिक न्याय नीचे धरातल पे उतरता हुआ दिख रहा है। और गोवा सरकार ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब को अनुमति देने में अनियमितताओं के लिए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें भीषण आग के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। निलंबित किए गए लोगों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉक्टर शमीला मोंटेरो, पंचायत निदेशक सिद्धि हलनरकर और हदफड़े नागवा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पहले क्लब के 4 कर्मचारियों, मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, प्रबंधक विवेक सिंह और कर्मचारी राजीव सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली में है। स्थानीय सरपंच रोशन रेडकर को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2,50,000 की राशि स्वीकृत की थी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता दर्ज करते हुए सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सरेंडर गांव कुम्ही, थाना बकरकट्टा में किया गया है। इस कदम को सुरक्षा एजेंसियां नक्सली ढांचे पर निर्णायक प्रहार मान रही हैं, क्योंकि ये पूरा समूह एमएमसी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय हिस्सा था, जो 3 राज्यों के 6 जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था। रामधेर मज्जी द्वारा AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किए जाने को नक्सली संगठन की सबसे बड़ी टूट मानी जा रही है। इसके अलावा DVCM रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया है, जिनमें से 2 के पास AK-47 और इंसास जैसे हथियार मौजूद थे। इनके अलावा ACM स्तर के नक्सली राम सिंह दादा और सुकेश पोट्टम ने भी हथियार डाले, जबकि क्षेत्रीय महिला मिलिशिया PM की लक्ष्मी, शीला योगिता, कविता और सागर ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। समूह के पास से AK-47, इंसास, SLR 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं। बात कर लेते हैं इंडिगो की। तो इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं या फिर रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों को सलाह ये दी गई है कि वो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। इस बीच जयपुर, अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज भी रद्द हुई हैं इंडिगो की कई फ्लाइट्स, कई उड़ानें रद्द हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से इंदौर रद्द, दिल्ली से हैदराबाद भी रद्द हो गई है, दिल्ली से अहमदाबाद रद्द कर दी गई है, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से विजयवाड़ा और दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट्स भी इस वक्त रद्द कर दी गई हैं। तो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। तो दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर एक महिला ने इंडिगो कर्मचारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो पिछले 32 घंटे से ट्रैवल कर रही है, लेकिन अभी तक अपने गंतव्य पर वो नहीं पहुंच पाई है। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. सर, मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप आगे मुझे ना मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk.
32 hours I need to go home. सर मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप आगे मत जानो। मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. 32 घंटे से ये महिला ट्रैवल कर रही है, अपने घर नहीं पहुंच पाई। ऐसी लगातार तस्वीरें आ रही हैं विभिन्न एयरपोर्ट से। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 से हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने एक रिपोर्ट फाइल की है, आइए देखते हैं। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और T1 की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिगो की कौन कौन सी फ्लाइट है जो कि कैंसिल है। दिल्ली से जम्मू हो, दिल्ली से इंदौर हो या फिर बागडोगरा हो। इसके अलावा कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आज भी इंडिगो अपनी फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। हालांकि इंडिगो की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जितनी भी फ्लाइट हैं वो 100% री-एस्टैब्लिश हों और यात्रियों को वो सुविधा दे सकें। इसके अलावा DGCA ने जो इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया था उस पर भी इंडिगो को बहुत जल्द जवाब देना है। इंडिगो के जो CEO हैं उन्होंने आज शाम तक का वक्त मांगा है और देखना यही होगा कि आखिर इंडिगो के जो CEO हैं वो क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाते हैं और इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक मैं तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा। इंडिगो लगातार कोशिश कर रहा है कि उनका जो बैगेज यात्रियों का फंसा हुआ है, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो बैगेज है उनको रिलीज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। दावा ये भी है कि इंडिगो ने पिछले दिनों करीब 3000 ऐसे बैगेज हैं जिनको वापस भेजा है, अपने यात्रियों को भेजा है। इसके अलावा करीब 610 करोड़ का ऐसा रिफंड है जो इंडिगो करने में कामयाब हुआ है। ये दावे इंडिगो की तरफ से किए जा रहे हैं। तो दावे तो लगातार किए जा रहे हैं लेकिन फिलहाल घर नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग अपने। इंडिगो के कारण पैदा हुए फ्लाइट संकट से निपटने के लिए और यात्रियों की परेशानी को कम करने के इरादे से भारतीय रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है। आज रेलवे की ओर से 22 विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन ट्रेनों की सूची जारी की है। इनमें से 8 ट्रेन दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से बड़े इंतजाम किए गए हैं और DGCA ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और CEO को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। दरअसल इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद DGCA ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे और बढ़ा दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। तो यहां पर DGCA की तरफ से इंडिगो को एक फाइनल डेडलाइन। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी ना हो। बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार पर SIR प्रक्रिया में लगे BLO के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने का आरोप लग चुका है। CEO कार्यालय के सूत्रों के अनुसार CEO कार्यालय ने राज्य के वित्त विभाग से BLO, ERO और AERO को भत्ता देने, मोबाइल डेटा पैक के खर्च सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है, लेकिन ये राशि जारी नहीं की जा रही है। इससे SIR प्रक्रिया से जुड़े मतदान कर्मियों को पहले चरण में 2-2 हज़ार राशि देने के बाद और कोई और भुगतान नहीं किया जा सका। राज्य में वर्तमान में 80,681 बूथ हैं।
इन सभी बूथों पर सुपरवाइजरों सहित कम से कम 1 लाख BLO SIR कार्य में जुटे हुए हैं। BLO का सामान्य मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। ERO को 30,000 और AERO को 25,000 मानदेय मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4.0 की सांस्कृतिक यात्रा वाराणसी की पावन धरती पर भाव, भक्ति और परंपरा के अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम 4.0 के तीसरे ग्रुप ने गंगाजी में पवित्र स्नान किया। इस ग्रुप ने सुब्रमण्यम भारती के काशी निवास में स्थित म्यूजियम का भी भ्रमण किया। कांची मठ में काशी तमिल संगमम के तीसरे ग्रुप को काशी पर आधारित पुस्तक भेंट की गई, जो 7 भाषाओं में लिखी गई है। इसके बाद ये दल काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां इन लोगों ने काशी तमिल परंपरा पर चर्चा की और भारत कला भवन भी देखा। This was a very grateful day today. We started with a holy dip in Ma Ganga at the Hanuman Ghat. Later we came to Banaras Hindu University, one of the oldest existing university, I would probably tell, and I got the blessings from this university because people from South won't get the opportunity to come here as it is way long. And I also got that chance to be one of the panelists for the panel discussion, and I was given the topic that how social media is influencing and making people to visit Kashi and other places of Uttar Pradesh, as it is the cultural capital of India. After finishing that Snanam, we came to Bhardiyar house. Then we Shankaracharya program was arranged by BHU in Kala Bhavan. Then we saw the museum. Then they brought us to the auditorium. There was exchange about what happened, what was the previous relations between Kashi and Tamil Nadu. Feeling so happy and proud because the arrangements and the way of they taking care of all of us is such a great experience for all of us, especially for all the people from Tamil Nadu who are coming to Kashi. They'll feel the divine power within them because we always get connected to Kashi in some other way. So we came around 220 people, we all came together and it was so good experience. Kashi is not only a spiritual capital but also an educational capital. और भारत की डेफ क्रिकेट टीम 11 से 14 दिसंबर तक दुबई में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। हेड कोच देवदत्त का कहना है कि टीम की कोशिश हर हाल में सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। क्रिकेट कोच देवदत्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम 11 से 13 दिसंबर तक दुबई के साथ T20 मुकाबला खेलेगी। इस वक्त मेरे साथ टीम के हेड कोच देवदत्त जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम का हमने प्रदर्शन देखा, शानदार प्रदर्शन रहा है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो। आगे जो है दुबई के साथ मुकाबला है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं?
हमारी पूरी तैयारी है। हमारी जो टीम ने जो अच्छा प्रदर्शन अभी रिसेंटली घरेलू टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत ही अच्छों ने बच्चों ने किया। उनके प्रदर्शन के बेस पे हमने जो दुबई के लिए जो हमारी 3 मैचों की सीरीज है उनके लिए इन बच्चों को सिलेक्शन किया अलग अलग स्टेट से। हमारी टीम इस समय बहुत अच्छी है और अभी लगातार हमारी जो टीम है कई सालों से अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हैं और हमारा 2026 में वर्ल्ड कप है तो हमारी पूरा फोकस वर्ल्ड कप भी रहेगा, देख कर रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी टीम बनाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लगातार नए चेहरे टीम में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफ क्रिकेट को जो है बढ़ावा मिल रहा है, बच्चे नए नए आ रहे हैं। इस बार की टीम में भी कई नए चेहरे हैं, तो क्या कुछ रहा है सिलेक्शन के बारे में बताइए। सिलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे उभरते आ रहे हैं से एक टैलेंट है इन बच्चों में, तो हमें भी अच्छा बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो डेफ टीम के जो ऐसे बच्चे उभरते आ रहे हैं जो हमारे आगे जाके हमें वर्ल्ड कप और भी जो हमारी चैंपियन ट्रॉफी है और भी जो ट्रॉफी है वो हमें जीत दिलाने में मदद करेंगे बच्चे। अगले साल डेफ क्रिकेट वर्ल्ड कप है। हमने देखा कि वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करके जो है कप पे कब्जा जमाया। डेफ क्रिकेट टीम अगर जीतती है तो क्या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों को भी पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जो खेल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, और ख़ासकर जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने योगदान दिया। जैसे हमारी ब्लाइंड चीज़ जैसी जीते है तो आई होप हम भी जैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मोदी जी हमें ही बुलाएंगे जो डेफ बच्चे हैं, तो इनका भी देखकर इन बच्चों को भी बड़ी खुशी होगी। दुबई के साथ T20 मुकाबला होना है, दुबई की टीम के बारे में क्या कहेंगे? वो टीम कैसी है और किस तरह की चुनौती पेश करेगी? दुबई से हम फर्स्ट टाइम खेलेंगे तो हमें भी देखो, हम ये नहीं कह सकते कि अभी किसी टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, पर अपनी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। जैसे अभी तक हम खेलते आए हैं, हमारी फोकस है, वैसे ही हमारी टीम खेलेगी आगे। तो बिल्कुल भारतीय डेफ क्रिकेट टीम तैयार है दुबई के साथ T20 मुकाबले के लिए और टीम का उत्साह चरम पर है और टीम हर हाल में कप पर कब्जा जमा के स्वदेश लौटना चाहेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो हर चुनौती के लिए तैयार है इंडियन डेफ क्रिकेट टीम। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज़ पर इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
वक्त बदला है, तेवर नहीं। दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर